हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएम अप्रोच को, जिसको हम बोलते हैं एमएम थ्योरी या फिर एमएम अप्रोच। ठीक है, तो इस थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जैसे मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको समझाया था डिविडेंड पॉलिसी के बारे में, जो उससे रिलेटेड थ्योरीज है उनके बारे में मैंने समझाया था आपको कि जो वॉल्टर और गॉर्डन की थ्योरी है वो हमारी रिलेवेंट थ्योरी होती है, जो कि कहती है कि फर्म की वैल्यू पे असर पड़ता है। अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो फर्म की वैल्यू पे हमारी असर पड़ता है। लेकिन अब सेकंड ग्रुप में देखो कौन सी, ये दोनों तो हम कर चुके हैं। सेकंड ग्रुप में कौन सी थ्योरीज आती है? सेकंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज थ्योरी विच कंसिडर डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट। ये जो इररिलेवेंट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यही है कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें तो फर्म की कोई भी वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है, कैसा भी असर नहीं पड़ेगा, फर्म की वैल्यू वही सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये क्या कहता है ये वाली थ्योरी कि फर्म जो वैल्यू है वो फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है, और जो डिविडेंड डिसीजन अगर आप करते हो या डिविडेंड देते हो या नहीं देते वो एक इररिलेवेंट है। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। In the other word, these theories argue that the choice of dividend policy does not affect the value of firm। तो उसका मतलब ये जो थ्योरीज जो होती हैं, जो कि irrelevant थ्योरी हैं, वो ये बताती हैं कि आप डिविडेंड पॉलिसी चाहे कोई सी भी अपना ले, कोई सी भी अडॉप्ट करें, वो फर्म की वैल्यू पे अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन और ये प्रोमिनेंट थ्योरी थी उन सभी थ्योरी में से, जो कि रिलेवेंट थ्योरियाँ हैं, उनमें से हमारे पास ये वाली एमएम अप्रोच वाली, मिलर हाइपोथेसिस वाली थ्योरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम इस वाले टॉपिक पे, इस थ्योरी पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये थ्योरी है क्या, इसका बेसिकली लॉजिक एग्जैक्टली होता क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं एमएम अप्रोच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डीके गोयल का बुक है, अगर आपके पास कोई और बुक है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई बुक ही नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी इन अ सपोर्ट ऑफ इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड and the value of a firm is provided by Modigliani and Miller। the crux of, ये जो क्रक्स वर्ड लिखा हुआ है ना, ये जो क्रक्स नहीं है, ये क्रक्स, तो इसका मतलब ये होता है जो हमारी समस्या का जो मेन पॉइंट है ना, वो जो मेन समस्या का अंग है, एक तरीके से, इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो मेन रूट कोज है ना वो। तो द क्रक्स ऑफ hypothesis is that the dividend policy of a firm is a passive decision which does not affect the value of a firm। कह रहा है कि ये थ्योरी हमें ये बताती है कि डिविडेंड जो डिसीजन है वो कोई भी किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं डालता है हमारी वैल्यू ऑफ अ फर्म के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द डिविडेंड पॉलिसी इज अ रेसिडुअल डिसीजन which depends upon the availability of the investment opportunities to the firm if a firm। देखो ध्यान से पढ़ेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। मुझे पता है वीडियो में थोड़ा शोर आ रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा फोकस करके अच्छे से पढ़ें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, इफ अ फर्म हैज सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर एक फर्म के पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इट विल नॉट पे अ डिविडेंड एंड रिटेन द अर्निंग टू द फाइनेंस देम। तो क्या करेगी, वो डिविडेंड नहीं देगी और अपनी जो अर्निंग है उन्हें रिटेन कर लेगी उन अपॉर्चुनिटीज या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको फाइनेंस करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ देयर आर इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, डिविडेंड्स विल बी डिक्लेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग। तो डिविडेंड हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ अजप्शंस दे रखी, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हर एक थ्योरी की अपनी कुछ अजप्शंस होती हैं, तो ऐसी इस वाली थ्योरी की, एमएम की जो थ्योरी है, इसमें क्या क्या अजप्शन है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो उसकी अजप्शंस है वो सारी अलग हैं, ऐसा नहीं है जो हम पहले कर चुके हैं उसमें से कुछ सिमिलर आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली अजप्शन देखो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स का। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम मार्केट है, हमारी जो मार्केट कैसी है, परफेक्ट मार्केट है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी किसी तरीके का बैरियर नहीं है। ठीक है, द फर्म ऑपरेट्स इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट वेयर द इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, मतलब वहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो उस तरीके से बिहेव करते हैं, समझदारी से, सबको सब कुछ पता है, समझदारी से बिहेव करते हैं।
इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू द ऑल, हर एक इन्फॉर्मेशन जो वो आसानी से ओपन है, सबके आगे अवेलेबल है इजिली, आसानी से, ठीक है। देयर इज नॉट ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन का कॉस्ट नहीं आता, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आता है। ज़्यादातर कॉस्ट हमें, अगर आप शेयर मार्केट का डील वगैरह करते तो उसमें आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉस्ट को उसको कंसिडर नहीं करा गया है। एंड नो इन्वेस्टर इज अ लार्ज इनफ टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी, कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं जो कि लार्ज इनफ करता है टू मार्केट प्राइस सिक्योरिटीज। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि कुछ तो शेयर्स होते हैं, जैसे कि शेयर खरीदना, मतलब शेयर हम लेते हैं, ठीक है। एक होता है स्टॉक खरीदना, मतलब सिक्योरिटीज खरीदना, वो फ्रैक्शन में भी मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन शेयर्स वगैरह जो है वो फ्रैक्शंस में तो नहीं जाते हैं, है ना। ये सिक्योरिटीज फ्रैक्शन और स्टॉक में चली जाती है। आगे क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, यहाँ पे नो टैक्सेस, कोई भी हम टैक्सेस नहीं देते हैं, देयर इज अ नो टैक्सेस। थर्ड पॉइंट हमसे कहता है फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है वो भी बिल्कुल फिक्स रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना हम पहले से ही डिटरमाइन या प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कोई भी रिस्क नहीं है, हम उसको भी सह लेंगे, कोई भी इतना बड़ा कोई सस्पिशियस वाली बात नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी देखा जाएगा और उसको हम फिक्स रखेंगे, इस तरीके से कुछ भी उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्म हैज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच डज नॉट चेंज, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फर्म जो है अडॉप्ट करेगी जो कि चेंज नहीं होगी। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है दैट द रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ फर्म विल नॉट चेंज, तो मतलब रिस्क भी फिर हमारा सेम ही रहेगा, है ना। देखो ये सब अजप्शन है, मुझे पता आप कह रहे हो मैडम ऐसा तो कभी होता है नहीं है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो, मुझे पता है, लेकिन ये सब अजप्शन है थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसको हमें लिखना जरूरी है और समझना जरूरी है। इसलिए तो यहाँ पे ही हमसे साफ कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है कि जो पॉलिसी है हमारी वो हमने फिक्स्ड मानी गई है। फिक्स्ड मानने से क्या होता है, जो हमारा रिस्क है वो फिर चेंज नहीं होएगा, ठीक है। रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म विल नॉट चेंज ड्यू टू द न्यू इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई पॉलिसी नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर रिस्क उसमें अलग आएगा, लेकिन यहाँ पे हम तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं, है ना, आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग, ठीक है। हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, जो अर्निंग है ना उसको भी उन्होंने सर्टेन कर रखा है, मतलब ज़्यादातर हमारा जो फ्यूचर वगैरह होता है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उल्टा काम कर रखा है, उसे सर्टेन कर रखा है। ये शो कर रहा है कि हम फ्यूचर में जो भी होगा उसको भी फोरकास्ट कर सकते हैं, उसे भी समझ सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे सर्टेनिटी बोला गया है, सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। देयर इज अ परफेक्ट सर्टेनिटी, परफेक्ट सर्टेनिटी कहा गया एज टू फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इन्वेस्टर आर एबल टू फोरकास्ट, जो इन्वेस्टर वो फोरकास्ट कर सकते हैं, एबल है, योग्य है करने के लिए, क्या फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है, एबल है, सॉरी अवेलेबल नहीं एबल है, एबल टू फोरकास्ट द फ्यूचर शेयर प्राइसेस एंड डिविडेंड विद द सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के साथ वो शेयर का प्राइस एंड डिविडेंड जो है फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। दिस अजप्शन इज ड्रॉप्ड बाय द MM लेटर, ये वाली जो अजप्शन है थोड़ी टाइम बाद आई है MM के द्वारा, बाकी अजप्शन जो थी वो पहले ही थी, ठीक है। तो ये तो थी हमारी अजप्शंस MM को लेके। अब MM की जो थ्योरी उसके पीछे एग्जैक्टली लॉजिक क्या है, तो लॉजिक बिहाइंड MM थ्योरी, अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि ये जो हमसे कहता है कि डिविडेंड बांटो या डिविडेंड नहीं बांटो, या डिविडेंड बांटने से ये होगा, नहीं बांटोगे तो ये होगा, क्या आपको क्या लगता है अपनी तरफ से कि सही में हाँ अगर हम डिविडेंड बांटे ना बांटे फर्म की वैल्यू वही रहेगा, या डिविडेंड बांटने से फर्म का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, या डिविडेंड नहीं बांटने से बढ़ेगा ये घटेगा, आपको क्या लगता है? ठीक है, जो भी आपको लगता है मुझे बताना, कमेंट करके मुझे बताना एक बार आपको क्या लगता है अपने अकॉर्डिंग। बाकी हम अब इस पे टॉपिक पे मूव करते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है लॉजिक बिहाइंड MM थ्योरी, जो MM थ्योरी ना उसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो MM थ्योरी बेसिकली यही कहती है कि आप चाहे डिविडेंड बांटो चाहे आप ना बांटो, थोड़ा बांटो ज़्यादा बांटो, आपकी फर्म की वैल्यू उतना ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाली थ्योरी ये कहती है। देखो अब कैसे कहती है ये इसने एक्सप्लेन कर रखा है, इसे ही पढ़ेंगे हम। MM claim that, MM ये क्लेम करता है that since the value of a firm depends upon its earning, जो वैल्यू ऑफ अ फर्म है ना वो अर्निंग पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना अर्न करते हो, ना कि इस पे डिपेंड करते हैं कि आप डिविडेंड डिसीजन जो है वो किस तरीके से ले रहे हो, बांटते हो नहीं बांटते हो, कितना बांटते हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, बात तो करेक्ट है। एंड इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड डिसीजन। शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो इंडिफरेंट, शेयर होल्डर्स भी ऑल्सो वो भी इंडिफरेंट है बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ अर्निंग, ठीक है। लेट अस एज्यूम अ सिचुएशन, केवल एक सिचुएशन जो है हम एक एज्यूम करके देखते हैं, इमेजिन करके देखते हैं, वेयर एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, जहाँ पे एक एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती है, मतलब एग्जिस्ट करती है।
दे आर टू पॉसिबिलिटी अल्टरनेटिव, दो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होते हैं जब, या तो वो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या करोगे, या तो डिविडेंड सारा का सारा बांट दोगे या आप रिटेन कर लोगे। अगर आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की, तो है ना। फर्स्ट में लिखा हुआ है फर्म कैन रिटेन इट्स अर्निंग, फर्म जो अपना पैसा रख सकती है, किस लिए रखेगी, जो उसको इन्वेस्टमेंट के जो प्रोग्राम है उन्हें फाइनेंस करने के लिए रखेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या कहती है, फर्म कैन डिस्ट्रीब्यूट, फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है किसको, अपनी अर्निंग को, किसके साथ, शेयर होल्डर के साथ एज ए डिविडेंड एंड रेज एन इक्वल अमाउंट एक्सटर्नली, और क्या करती है उतना ही इक्वल अमाउंट एक्सटर्नली मतलब बाहर से, इंटरनली सोर्स ना करके बाहर से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नए शेयर इशू करके फ्रेश शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर्स तो खैर नहीं आएंगे, हाँ तो फ्रेश शेयर इशू कर सकती है, इस तरीके से एक्सटर्नली ले सकती है, ठीक है। थ्रू इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर फाइनेंसिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए नए शेयर जारी कर सकती है, ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट को अगर आप लेते हो तो उसके बारे में बताया गया है, अगर आप सेकंड चुनते हैं तो उसके बारे में भी हमें यहाँ से अलग से बताया गया है। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन का देखते हैं, जिसमें क्या था कि हम अगर पैसा रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द फर्म सिलेक्ट्स द फर्स्ट अल्टरनेटिव, अगर फर्म जो होती है फर्स्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करती है तो उसका मतलब इट विल नॉट पे एनी डिविडेंड, तो उसका मतलब कोई भी डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि फर्स्ट में क्या था कि सारा पैसा अगर हम रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, रिटेन अर्निंग करते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अगर इट विल नॉट पे एनी डिविडेंड, अगर वो कोई भी डिविडेंड नहीं देती है, एंड विल रिटेन द अर्निंग, अगर वो सारा पैसा रख लेती है टू द फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, क्या करने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए। इफ अ शेयर होल्डर वांट्स कैश, लेकिन शेयर होल्डर तो कैश चाहता है ना, हमने उसे डिविडेंड नहीं दिया लेकिन वो तो हमसे बदले में चाहता है ना, वो तो चाहता है कैश, तो क्या करा, तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ेंगे। ही कैन क्रिएट होममेड डिविडेंड, वो एक क्रिएट कर सकता है होममेड डिविडेंड। अब होममेड डिविडेंड क्या है, अब देखो अब आगे बता रहा है बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर, कैसे अपने शेयर का कुछ हिस्सा सेल कर दे एट अ मार्केट प्राइस में, इस तरीके से वो एक होममेड डिविडेंड, समझ रहे हो, मतलब जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ है, मैंने उसे ही सेल कर दिया तो मुझसे जो उससे पैसा मिल गया, इस तरीके से कुछ, तो इस तरीके से क्या कर सकता है वो अपना होममेड डिविडेंड एक क्रिएट कर सकता है। द शेयर होल्डर विल हैव लेस नंबर ऑफ शेयर, ही हैज, तो उसके पास कम शेयर बचेंगे एक तरीके से, ही हैज क्योंकि उसने क्या करा एक तरीके से एक्सचेंज कर लिया शेयर्स को, ठीक है, मतलब एक्सचेंज मतलब उसने अपने शेयर का कुछ हिस्सा जो है वो एक दूसरे को सेल कर दिया और उससे उसे पैसे मिल गए, तो होममेड डिविडेंड का एक तरीके से ये जो है एक प्ले हो गया होममेड डिविडेंड का, ठीक है। ही हैज एक्सचेंज अ पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग इन अ फर्म टू अ न्यू शेयर होल्डर फॉर अ कैश, वही बात लिखी हुई जो मैंने अभी बताई। आगे देखेंगे, नाइदर फर्म नोट शेयर होल्डर लॉसेज और गेन, इससे क्या होगा कि ना तो फर्म और ना ही शेयर होल्डर को कोई भी किसी तरीके का लॉस या गेन होगा ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। कौन से ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, इस वाली जो मैंने अभी आपको समझाई है। द वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन सेम, तो इसलिए फर्म का जो वैल्यू वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा ड्यू टू एक्सचेंजेस ऑफ शेयर अमंग द शेयर होल्डर्स, अगर हम शेयर को इस तरीके से एक्सचेंज करते तो फर्म का वैल्यू हमारा वैसा ही वैसा बना रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट अल्टरनेटिव। अब सेकंड अल्टरनेटिव अगर कोई फर्म चुनती है तो क्या होगा, मतलब उसमें क्या लेना है कि हम जो है अर्निंग को जो है डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर के साथ बांट देते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जारी करना होता है तो हम क्या करते हैं, जारी क्या करते हैं, नए शेयर्स को हम जारी करते हैं, फ्रेश शेयर इशू करते हैं। तो इसके लिए रीड करते हैं, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है if the firm select the second alternative it will pay dividend to the shareholders, shareholders get the cash in their hands but the firm's assets reduce, लेकिन देखो जैसे एक फर्म है अगर उसने क्या किया सेकंड अल्टरनेटिव चुन लिया तो जो डिविडेंड है वो बांटेगी वो शेयर होल्डर्स को तो उनका कैश अपने हाथों में मिल जाएगा, लेकिन जो फर्म्स है उसका जो असेट्स है वो असेट्स एक तरह का कैश में आता है, कैश असेट्स में आता है, वो रिड्यूस होगा, कम होगा, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इट्स कैश बैलेंस, क्योंकि जो उसका कैश बैलेंस है वो कम हो गया डिविडेंड बांटने से, डिविडेंड बांट दिया ना आपने इसलिए। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है, एज अ रिजल्ट प्रेजेंट वैल्यू पर शेयर विल डिक्लाइन, प्रेजेंट वैल्यू पर शेयर जो है वो क्या होगी, डिक्लाइन, घट जाएगी। दस ये लिखा हुआ, दस what is gained by the investor in the form of dividend will be neutralized completely by a decline in the value of their shares, hence इसलिए he will be indifferent
डिफरेंट बिटवीन द डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ अर्निंग विच इम्प्लाइज, वो जो इम्प्लाइज करते दैट द डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डिविडेंड का डिसीजन है वो एक इररिलेवेंट है। आप चाहो डिविडेंड बांट लो, आप चाहो तो डिविडेंड मत बांटो, आपका फर्म का वैल्यू तब भी उतना का उतना ही रहेगा। फर्म ऑल्सो विल not be affected by the payment of dividend because the effect of dividend payment will be exactly offset by the effect of raising additional shares capital। वो उस पर डिपेंड करता है additional shares capital आप कहाँ से रेज करते हो, है ना। क्लियर है। अब सुनो, अब इसका जो होता है एक छोटा सा फॉर्मूला होगा, क्योंकि अभी तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, अभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जैसे अभी हमेशा करते हैं, हर एक टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो उसके लिए जो टेक्निकली हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको समझाती हूँ। देखो वहां पे ना आपको देखने को मिलेंगे दो प्राइस, जहाँ आपको एक ही प्राइस देखने को मिला था, बट अब जो हम करेंगे MM अप्रोच उसमें आपको दो प्राइस देखने को मिलेंगे। मतलब एक प्राइस होगा एग्जिस्टिंग प्राइस जो अभी इस वक्त है, उसको हम P0 बोलेंगे, और एक प्राइस और आपको देखने को मिलेगा जो है P1, इसको हम बोलेंगे P1। अब ये क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले जो हम डिविडेंड बांटते हैं ना उसको हम यहाँ पे D1 बोल रहे हैं, क्योंकि हम डिविडेंड तो पहले कमाएंगे फिर बांटेंगे अगले साल, तो हम उसको D1 बोलेंगे। अब जो डिविडेंड हमने सपोज बांट दिया, शेयर हमारा 100 रुपए का था, तो वो अगले साल सपोज हमें थोड़ा बहुत बढ़ेगा शेयर का प्राइस, अगर वो 102 का हो गया तो हमें प्लस 2 रुपए जो बढ़ा है, ये 2 रुपए का कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया ना। आज 100 का लिया, कल 102 में बेचेंगे, तो एक तरीके से हमें 2 रुपए का क्या हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को कैपिटल गेन जो हो रहा है इसको भी कंसिडर करा गया है, और इसको ही हमने P1 बोला है। क्लियर हो गई ये बात। तो इसका मतलब यहाँ पे D1 प्लस P1। अब जब हमारा कैपिटल गेन में जुड़ गया तो देखो हमेशा की तरह हम किससे डिवाइड कर देते, कॉस्ट से, KE इसी से डिवाइड करना है। लेकिन जब हमने कैपिटल गेन को कंसिडर किया तो हम यहाँ पे कर देंगे 1 प्लस KE। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा फॉर्मूला बनेगा जो कि यूज होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम करेंगे तो ये वाला हमें फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब P0 मैंने क्या बताया अभी, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है, P1 वो जो आने वाला टाइम में जो प्राइस हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल गेन करके जो मैंने भी समझाया आपको, वो हमारा कहलाता है P1। और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1 प्लस कॉस्ट से, जो भी हमारा कॉस्ट है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है वो हर बार हमसे P0 निकलवाएगा, कभी कभी हमसे P1 भी निकलवा सकता है। तो P1 देखो कैसे निकाल सकते हो, क्या इस फॉर्मूले से हेल्प से निकाल सकते हो क्या, बताओ। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको क्रॉस करूंगी ना इस तरीके से, तो जो P0 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस KE से, और इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं, आप में 1 मान लो तो सेम आ जाएगा। फिर P1 हमें चाहिए तो P1 तो यहीं रोकेंगे, और D1 जो है ये इसको वहां ले जाएंगे, तो D1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है ना, तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा। तो ये जो नया फॉर्मूला निकल कर आया, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बनेगा, हमारा P1 का, मतलब हमारे जो मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस और एक एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, मतलब जो इस वक्त मार्केट प्राइस है एग्जिस्टिंग वो ये वाला रहेगा, और आने वाले टाइम में जो मार्केट प्राइस बन जाएगा वो हमारा P1 कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो नेम दिखाए हैं, P0 और P1। समझ गए। अब एक बार मैं आपको बुक में ले चलती हूँ, बुक में दिखाती हूँ किस तरीके से लिखा हुआ है। ये देखो इधर साइड देखेंगे बुक में, यहाँ पे भी हमारा एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करा गया है। ये देखो यहाँ पे हमें साफ ये दिख रहा है आपका फॉर्मूला, जिसमें P0 इज इक्वल टू 1 अपॉन में ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस KE, वही हमारा कॉस्ट, और यहाँ पे लिख रहा है D1 प्लस B1। D1 प्लस B1 मैंने आपको बताया था डिविडेंड जो कि हमें 1 साल बाद मिलेगा, और P1 वो हमारा एक तरीके से मार्केट प्राइस जो 1 साल बाद रहेगा हमारे शेयर का। ठीक है, कॉस्ट तो ये तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। P0 मतलब एग्जिस्टिंग प्राइस जो है, देखो यहाँ पे सबको डिफाइन भी कर रखा है। P0 क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, KE क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, D1 क्या है, डिविडेंड टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल बाद मिलेगा इसलिए लिखा हुआ है फर्स्ट। P1 हमारा मार्केट प्राइस जो कि साल भर बाद जाएगा हमारे शेयर का, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला जो कि यूज होगा, और ये थी MM थ्योरी जो कि मैंने आपको बता दी है। अच्छे से समझ गए होंगे आप, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आसानी से आप कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।